एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम पी क्यू आर लिमिटेड। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? टैक्स इनवॉइस आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? गुड्स रिसीव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? जीएसटी आर 2B में दिखना चाहिए, रेफ्लेक्ट होना चाहिए। चौथा क्या था कि जीएसटी 3B में आप क्लेम करोगे। टैक्सेस एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, सामने वाली पार्टी। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन था 180 डेज में आप पे करो, अदरवाइज इसको रिवर्स करोगे एंड रिक्लेम करोगे अगर आपने पे कर दिया तो। सपोज करो ये सारे कंडीशन कंप्लाई हो जाता है, सामने वाली पार्टी को आप पैसे नहीं देते, मतलब आपने जिससे सामान परचेज किया था, पीक्यू लिमिटेड से सामान परचेज किया आपने, उसको 180 डेज में पैसे पे ही नहीं कर रहे हो। आप पे नहीं कर रहे हो, ये सारी कंडीशन कंप्लाई होगी बट आप पे नहीं कर रहे हो किसी भी रीजन से, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब जब आप उसको पे करो, सपोज करो कि 210वें दिन आपने पे कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ उसको अवेल कर लो। गवर्नमेंट ये कहता है कि आपने जब उसको पे ही नहीं किया है तो आप इनपुट पहले ले रहे हो, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अगर आप किसी से लोन लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता ना। ठीक है, आप हमें दो 18% इंटरेस्ट। एक तो आप डिफॉल्ट कर रहे हो, किसी का पैसा रोक के रखा हुआ है। ठीक है, आपने फिर जबरदस्ती गवर्नमेंट साइटेज भी ले ली ना, सामने वाले को पे नहीं किया तो गवर्नमेंट कहता है आपने डिफॉल्ट आपका है, इसलिए आप पेनल्टी भरो 18% इंटरेस्ट के साथ। जब आपने उसको पे कर दिया है, तो दोबारा बिल कर लो। अब उसके इसमें इंटरेस्ट की वापसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये लॉ था। अब मैं कह रहा था पेमेंट रिसीव पेमेंट तुमने रिसीव कर लिया, ठीक है रिसीव कर लिया। क्योंकि अब मैं सर्विस देने में मुझे डिले होगी। हम्म, तो डिले कितना तक जा सकता है, मुझे ये को या फाइनेंशियल ईयर भी क्रॉस कर सकता है इससे? वो सब कुछ क्रॉस कर सकते हो, वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कोई भी जब तुम लोग सर्विस देते हो तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, राइट? हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमओई बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। कुछ लोग इसको केवल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स बोलते हैं, होते हैं बहुत सारे चीज। एनडीए होता है, तो उसमें जो क्लॉज लिखा हुआ है वो अप्लीकेबल हो। अब उस क्लॉज में लिखा है कि भाई तुम 12 महीने के अंदर अंदर दोगे, नहीं दोगे तो मैं इतनी पेनल्टी ठोकूंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा, इंटरेस्ट लूंगा, ये करूंगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। कई बार ये होता है ना कि हम एनडीए रिवाइज भी कर लेते हैं, अगर किसी वजह से दिक्कत आ जाए हाँ, तो वो कर सकते हो, वो उसके कोई वजह उससे रिलेटेड जीएसटी में कोई वो नहीं, इशू नहीं। एनडीए क्या चीज है? एनडीए एग्रीमेंट होता है पार्टियों के बीच में, नॉन डिस्क्लोजर समथिंग एग्रीमेंट बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्स कंस्ट्रक्शन वाई, आप लोग इतने दिन तक कर दोगे, ये जो काम है असाइनमेंट आप इतने दिन तक कर दोगे, इतने महीनों में कर दोगे, तो वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। और वो जैसे ही इवेंट कंप्लीट होता है तो आपको बिल रेज करना होता है। अगर ऐसा है ना सर कि जैसे इस फाइनेंशियल ईयर का मैंने एडवांस दिया हुआ है, एडवांस पहले जमा कर दिया गवर्नमेंट को, हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर में उसको एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल होता है, तभी तो अभी जब तुम 99C की बात करोगे। ठीक है, तो आगे आप चले, सेक्शन 10 पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, कंपोजिशन स्कीम।
पीवीएसटी सेक्शन 10। ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले देखना सेक्शन 10 क्यों दिया गया है। सेक्शन 10 एक स्मॉल टैक्स पेयर जो होते हैं, स्मॉल टैक्स पेयर मतलब जिसकी टर्नओवर 1.5 CR, गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में 60 लाख की लिमिट दी गई है। जो 6 या 7 स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, उसमें ये लिमिट आधी हो जाती है। लिमिट चेक कर लेंगे एक्चुअल क्या है। ठीक है। सो अब पॉइंट ये है कि जब अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, तो नॉर्मल टैक्स पेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बता सकता है कोई? क्या चाहिए? तो आपने दूसरी 5 या 7 वर्ष में टैक्स इनवॉइसेस बनाना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस बनाओगे, सेल डाटा रखोगे, परचेज का डाटा, GSTR 2 भी रिकंसिलेशन, GSTR 1 फाइल करना है, GSTR 3 भी फाइल करना है, फिर GSTR 99C फाइल करना है। नॉर्मल केसेस में ये होते हैं। कई बार आपके ऑडिट्स के भी चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे बुक्स की डिटेल आपको, ये मतलब ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन जब आप कंपोजिशन में होते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको एक CMP 0, आई थिंक 1 होता है, CMP 01 होता है आई थिंक, जिसमें टैक्स पेमेंट करना होता है। जिसमें टैक्स पे करना होता है आपको। और एनुअली एक GSTR 4 आता है आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, GSTR 4 फाइल करना होता है साल में एक बार। टोटल एस्टिमेटेड सेल बता दो जी, मेरी 10 लाख की सेल है, 10 लाख पे 1% पे कर दो हर महीने। ठीक है। और कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं बनाना, बस एक चालान होता है, चालान भर दो, साल के एंड में डिटेल दे दो कि भाई मैंने इतने परचेज इतने सेल किए हैं। कोई आपको GSTR 1 नहीं बनाना, 2 भी नहीं बनाना, ये कुछ नहीं करना, 9 कुछ नहीं, 9C कुछ नहीं। सेल का डाटा रखो मत रखो, परचेज का डाटा रखो या मत रखो, टैक्स में इशू की जगह यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। ठीक है। तो इस केस में बेनिफिट किसको है? स्मॉल टैक्स पेयर्स। ठीक है। लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि आपको ITC नहीं नहीं मिलेगा। टैक्स आपको अपने जेब से पे करना है, अपने पास से पे करना है, किसी से कलेक्ट नहीं करना। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, देन आप उसको क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, देन पे करते हो, यही होता है ना। कलेक्ट एडजस्ट देन पे। इसमें क्या होता है कि ना आपको ITC मिलना है, ना आप किसी से कलेक्ट करोगे। आपको 1% जो 18% चार्ज होता है, उस पर 1% अपने जेब से पे करना है बस। ठीक है। ये उसके बेनिफिट है। अच्छा, जब नया नया लॉ आया था, न्यू न्यू जब लॉ आया तो न्यू लॉ में ये बोला गया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बोला था केवल। बाद में ध्यान आया कि भाई कोई बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो पहले सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ही अलाउ किया था इन लोगों ने। बट कई बार क्या हुआ कि साथ साथ एक बात होता है, कोई बंदा सप्लाई कर रहा है गुड्स का, तो छोटा मोटा सर्विस तो देगा ही देगा। अब मान लो सामान भेजता है, तो वो सोचेगा कि लॉरी से जो सामान भेजा जा रहा है वो लॉरी खरीद लेता हूँ। फ्रेट मैं अपने आप से अपने रिक्शा भिजवा दूंगा, ई रिक्शा भिजवा दूंगा, किसी भी चीज भिजवा दूंगा, टेम्पो भिजवा दूंगा, या किसी से टेम्पो की सर्विस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब
सप्लाई ऑफ सर्विस एंसिलरी और इंसिडेंटल था, या है, होगा ही होगा। या कल को कोई सामान भी बेच रहे हो, कल को तुम्हें किसी चीज की एक्सपर्टीज आ गई, भाई सेल कर रहे हो मार्केट में, कोई तुमसे बोलता है यार मेरे भी सेल करा दे, तो बोलता है ठीक है मैं इतने पैसे लूंगा, कमीशन मांग लो। या मार्केट स्ट्रेटेजी बता रहे हो कि ये सामान ऐसे बेचना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन तुम देखते हो कि कोई भी सामान बिकने के लिए पता नहीं कितने एल्गोरिथम लगाने पड़ते हैं। अगर आजकल ऑनलाइन बेचने बैठो, उस पे क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये मीशो पे, तो उस पे भी भाई साहब अलग अलग एड्स के पैसे देने पड़ते हैं। तो मान लो कोई बंदा एक्सपर्ट हो गया उस एरिया का, और अपने, सपोज करो एक बोलता है भाई मैं मीशो में महीने की 1 लाख की सेल कर रहा हूँ, या 10 लाख का सेल कर रहा हूँ महीने की। तो दोस्त दोस्त कहता है भाई तू मेरा भी करा दे, कहता है भाई उसके बदले मैं लाख रुपए लूंगा, मान लेते हैं। तो अब उसका काम क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स, बट वो अपनी दोस्त की हेल्प करने लग गया, तो उसके बदले बोला मैं 1 लाख रुपए पर मंथ लूंगा, मैं आइडिया बताऊंगा कैसे कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, या कहाँ कहाँ अपने विज्ञापन कराएं, या कब कितना डिस्काउंट देना है। तो उसके बदले मैं एक नॉमिनल फी लूंगा। तो अब सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ क्या क्या ले रही है, सर्विस भी कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल था। तो लॉ में क्या बोला गया कि अब आपको 10% तक, 10% ऑफ गुड्स और 10 लाख रुपए या 5 लाख, देख लेंगे लिमिट क्या है, 10 या 5 लाख देख लेंगे, मुझे याद नहीं है, विच इज हायर, इतने तक आप सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। सपोज करो अगर आपने 1 करोड़ 30 लाख का सेल किया है, तो 13 लाख हो जाएगा 10%, और ये कितना हो जाएगा, 10 लाख ले लेते हैं। तो वो 13 लाख रुपए तक का सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकता है, मतलब 1 करोड़ 43 लाख में 1 करोड़ 30 लाख का गुड्स कर सकता है, और 13 लाख का सप्लाई ऑफ सर्विस अलाउड है। इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। उसने 14 लाख रुपए क्रॉस कर दिया, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस 14 लाख का दे दिया गया, तो फिर उस केस में पता क्या होगा, उस केस में फिर कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे, या तो बाहर आओ, नॉर्मल में आओ तुम, रेगुलर में आओ, और रेगुलर में आओगे तो GST R1 3B 2B परचेज सेल एनुअल रिटर्न सब करना पड़ेगा। वो भी दिक्कत होती है, जल्दी कोई इसके साथ बिजनेस भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो 18% देगा, वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। हाँ होता है, बट अब कुछ बिजनेस को है जिसका इनपुट मिलता ही नहीं है, कुछ बिजनेस ऐसे भी है। 5% नेचर बिजनेस। ठीक है, तो उस केस में कराते हैं लोग, बहुत है ये चीजें, सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ में आया चीजें। तो अगर मान लो कोई बंदा, अब बोलोगे सर मान लो 1 40 का गुड्स का सप्लाई है, 1 करोड़ 40 लाख का गुड्स का, और तो कितना हो जाएगा, 14 लाख और 10 लाख, बीच में हायर, तो 14 लाख तक क्या वो सर्विस दे सकता है, आंसर इज नो। भाई 1 40 में 14 जोड़ दो तो 1 54 हो गया ना, लिमिट तो 1 50 की है, तो दोनों लिमिट तो देखोगे ना। ठीक है, तो फिर तो नॉर्मल में चला जाएगा। तो समझ रहे हो आप, 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर है, तो 12 लाख और 10 लाख, कितना दे सकता है, 12 दे सकता है, 1 32 तक। मतलब आपको 1 50 की लिमिट में तो ध्यान रखनी है ना। मान लो 1 38 है, तो 13 8 और जो दो, 13 लाख 80, तो कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ लॉ में, कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स की लिमिट है 1.5 करोड़ की, तो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे खाली, सप्लाई ऑफ सर्विस तो इंसिडेंटल एंसिलरी है, तो करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो क्या मैं 1 रुपए का भी सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा तो कंपोजिशन से बाहर हो जाऊंगा, आंसर इज यस। पहले था 2019 या 20 तक ये था कि अगर आप 1 रुपए का भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते थे, देन लॉ में अमेंडमेंट आया, बोला गया दिस इज अ प्रैक्टिकल इशू, तो आप 10% तक आप कर सकते हो। क्लियर है। उसके अलावा जो नुकसान है इसके, वो मैं पढ़ लेता हूँ, फायदे भी जो है वो बता चुका हूँ, अब वो पढ़ लेते हैं सेक्शन, सब कंपोजिशन स्कीम इतना ही। ठीक है, छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है। चलिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 10। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 4 और सेक्शन 9, और रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover the in preceding financial year, कब, preceding financial year does not exceeds 50 लाख। ठीक है, इस लिमिट को बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दिया गया। मे ऑप्ट टू पे, मे लिखा है, सेल नहीं, क्या लिखा है, मे,
मे ऑप्ट टू पे, सैलरी लिखा हुआ कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही करना है भाई, नहीं, तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है। इन lieu of the tax payable him under section 9(1), an amount calculated at such rate as we prescribe but not exceeding। देखो इन्होंने बोला रेट हम प्रिस्क्राइब करेंगे, दोबारा पढ़ो। सब्जेक्टेड टू 9(3), अगर आरसीएम लगा तो आरसीएम तो पे करना पड़ेगा भाई साहब, 9(3), 9(4) आरसीएम अप्लीकेबल तो आरसीएम पे करना पड़ेगा। हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंस, कौन सा फाइनेंस ईयर में देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंस ईयर। और क्या देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का जरा पढ़ ले हम थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होता है। चलो ऊपर सेक्शन 2 में, ये रहा, पढ़िए एग्रीगेट टर्नओवर। पढ़िए जरा क्या क्या कहता है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। कौन सा सप्लाई, All taxable supply. ऑल टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर है, डन। अब ऑल टैक्सेबल सप्लाई के बाद क्या आता है अब आपका, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज पेबल, तो उसको छोड़ दो। आरसीएम मेरा सेल तो नहीं होता ना, आरसीएम तो दूसरा परचेज होता है। कॉमा एग्जेम्प्ट सप्लाई करो जी ऐड, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैं अभी केवल एग्रीगेट सप्लाई का डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, कंपोजिशन से इसको लिंक मत करना। कंपोजिशन लिंक इसलिए करा रहा हूँ, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर का फिगर यूज हुआ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जो कंपोजिशन वाले होते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, ध्यान रखना। हैविंग सेम परमानेंट नंबर टू द कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी, सीजीएसटी। मतलब इन चीजों को नहीं लेना, तो ये तो नहीं लेते ना नॉर्मली सेल में, तो हम टैक्स का पार्ट नहीं लेंगे ना, 100 रुपए का पार्ट नहीं लेंगे ना। तो क्या बोला गया है, एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जाम सप्लाई। क्लियर है, बोलो इजी है। नहीं, आप चलते एग्जाम सप्लाई पे। आ जाओ नीचे एग्जाम सप्लाई ई में। पढ़ो जी। एग्जाम सप्लाई मींस of the goods or service or both which attracts nil rated of tax, nil rate of tax, इसको क्या बोलते हैं, nil rate, or which may be wholly exempt from the tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes non-taxable supply। nil rated, exempt plus nil rated supply। nil क्या था, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल से वो पेट्रोल वाले, पेट्रोल और अल्कोहल। चलते हैं आगे, ठीक है जी। अब आ जाओ दोबारा और नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे आते हैं। IJKLMN 28। Non-taxable supply means goods or service or both which is not liable to tax under section under the IGST Act, not liable to tax, जो आपका पेट्रोल पेट्रोल वाला जो होता है सारा कुछ। ठीक है, तो इन सब का सम क्या हो गया आपका, एग्रीगेट टर्न ओवर। ये नहीं कहोगे सर कि तुम्हें तो 1 करोड़ 40 लाख का गुड्स बेच रहा था, 15-20 लाख का पेट्रोल बेच रहा था, पेट्रोल पे तो आता ही नहीं, लगता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। टर्न ओवर मीन्स टर्न ओवर, एग्रीगेट टर्न ओवर। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिमिट देखी जाती है, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए
ये लिमिट देखी जाती है। एक बंदा है डॉक्टर, डॉक्टर की सारी सर्विसेज एग्जेप्ट में फॉल करती है, ये इसमें एग्जेप्ट में, इसमें इसमें 50 लाख का ये सेल करता है, बट अभी भी ये क्या रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा। लेकिन एक काम क्या किया इसने, प्रॉफिट हो रहा था, इसने बिल्डिंग परचेज कर ली। अब बिल्डिंग से रेंट आना शुरू हो गया 10,000 पर मंथ, 1,20,000। अब इसकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई, 50, 51,20,000। क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है? रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन की बोल रहा हूँ अभी मैं, कंपोजिशन नहीं बोल रहा। रजिस्ट्रेशन आंसर इज यस। क्या टैक्स पे करना है? यस। कौन से पार्ट पे? इस वाले पे। जब तक 1 रुपए का, ये 1 रुपए का भी हो गया ना तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा इसको। कौन सा टैक्सेबल? तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब आ गया समझ में आपको, कितना लंबा चौड़ा डेफिनेशन। अब चलो, इसमें से कुछ चीजें फॉर कंपोजिशन पर्पस काउंट नहीं होता। कंपोजिशन में उन्होंने बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अलग कैलकुलेशन। वो बता देगा एक्सक्लूड दिस वन। जैसे तुम्हारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, वो हटवा देंगे ये। हम्म। तो एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल नहीं, पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या 60 लाख से नीचे सर्विस के केस में, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। राइट। टैक्स रेट कितना पे करोगे? 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कितना? 1%। 2.5% of the turnover in the state or turnover in the union territory of the person engaged in making supply referred to the clause B of paragraph 6 of schedule 2। ये कौन सा सर्विस है जरा देख के बता सकते हो मुझे आप? ये कौन सा सर्विस है जरा देख के बताइए। कितना बोला? 2.5% ऐसा पे होगा, बताओ कौन सी सर्विस है सर? बताइए। Paragraph 6 तो composite supply है। Supply by way of or as a part of any service in any manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, where such supply of service is for cash, deferred payment or other valuable consideration। ओके। हाँ जी। कौन सी सर्विस है? जो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट हाँ जी नमन, कौन सी है? तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ पढ़ लिया तुमने? सिर्फ कौन सा खोला हुआ तुमने? कंपोजिट सप्लाई शेड्यूल शेड्यूल 2 खोला हुआ है? कौन सी पढ़ रहे हो? बताओ, पढ़ के बताओ। supply by the way of part of any service or any other manner what क्या बोलेंगे इसको आप? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कहता है? 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन एनी अदर केस। तो अब ये जो 1% था ना, ये भी 0.5% हो चुका है। मतलब कि 0.5% CGST, 0.5% SGST, 2.5% CGST, 2.5% IGST एंड 0.5% CGST, 0.5, मतलब 3 केस है यहाँ पे। पहला बोला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग केस में कितना, मैन्युफैक्चरिंग पहले अलग अलग था, एट द रेट पॉइंट, पहले 1% था, काट के इसको कर दो 0.5%। फिर आता ट्रेडिंग, 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट आता है फिर आपका रेस्टोरेंट, सॉरी ये रेस्टोरेंट का है। ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चर में 1% है 2.5%, 0.5%, 0.5% है।
अब हो गई। हाँ, तो ये अब मतलब पिछले 2-3 साल से है, इसके अच्छे नहीं ये हुआ। दो प्लस करके तो वन हो गई। हाँ, तो ये अलग अलग तो भाई यहाँ पे 1 लिखा हुआ था देखो ना, वन लिखा हुआ है। और यहाँ पे 0.5% लिखा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग केस में टोटल 1% है। पहले मैन्युफैक्चरिंग में 2% था, 1+1। अच्छा ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों में कितना 1% टैक्स पे करे, छुट्टी, लक्की पावर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट, जो 50 लाख की लिमिट है उसको कहां तक बढ़ा सकती है, 1 करोड़ 50 लाख तक। अभी फिलहाल यही लिमिट है। ठीक है जी, चले आगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु अप टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी में सप्लाई सर्विसेज कितना कर सकती है, other than those referred in the clause B of the paragraph 6, value does not exceed 10% of the turnover or 5 lakh which is higher। इस जो मैं उस समय 10 लाख पढ़ा रहा था, वो लिमिट कितनी है, 5 लाख की है। सॉरी टू से, माई मिस्टेक। ये जो यहाँ पे जो लिमिट था, दोनों जोड़ रहा था ना, दोनों जोड़ रहा था शायद। मैंने ये बोला था 10% और 5%, पता नहीं, बट जब मैंने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें 10-10 करके बता रहा था मैं आपको। ठीक है, याद रहेगा। बीच हायर, लेकिन हायर ही लिया था मैंने, ये बात ठीक है। ठीक है, तो बीच हायर तो कह रहा है कि अगर जो बंदे ये सप्लाई कर रहे हैं, ए और सी की बात कर रहा है, बी की नहीं, अदर देन इन्होंने बोला है, पैराग्राफ बी पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस है भाई। जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है वो ऑलरेडी सर्विस है। ठीक है, 6B में यही बोला है ना, याद करो, पैराग्राफ शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6B में क्या बोला था, रेस्टोरेंट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये 10% वाला क्लॉज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो तो ऑलरेडी सर्विस है। तो ए और बी में अगर मान लो तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो 10% और 5 लाख विच इज हायर, उतने तक आप क्या कर सकते हो, उतने की सर्विस दे सकते हो। उतने तक की आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, अब आ जाओ जो नेक्स्ट वाला है। फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोवाइजो द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loan advances in so far the consideration is presenting by way of interest, discount shall not be taken into account for determination of value of turnover in the, देखो उन्होंने साफ बोल दिया, एग्जाम सप्लाई नहीं लेंगे। उसके बाद जो उन्होंने एग्जाम सप्लाई में जैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह मिल जाता है, उस चीज को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। डन। तो नेक्स्ट आता है द, क्लियर है यहां तक सेक्शन, आगे चले ना। मतलब कि जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है उसको हम आउट करेंगे, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता। बट कैलकुलेशन के लिए बोला ना, एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। अब एग्रीगेट टर्नओवर वो जुड़ जाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो वो कह रहे हैं कि उस चीज को हटा देना कैलकुलेशन करने के लिए। उसको एग्जाम्प्टी मानो, हाँ, उसको बाकी एग्जेम्प्ट मानो। सबको इसमें मिलता हाँ है। हाँ, लोन भी लग गया है। लोन पे तो लगता ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन हट जाएगा। मान लो तुमने किसी को लोन दे रखा है, उससे तुम इंटरेस्ट चार्ज करते हो, इनकम साइड आएगा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। सो सपोज और किसी का टर्न में 1 करोड़ 49 लाख है और 3 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल कितना होगा, 1 करोड़ 52 लाख। लॉजिकली 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, तो क्या कंपोजिशन के एलिजिबल है, आंसर इज यस, एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो दैट इज नॉट अ टर्नओवर। तुम्हारा टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ 49 लाख ही है। चलो जी, अब आता है, ये सेक्शन तुम्हारे लिए होता है, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे किसके लिए था, गुड्स के लिए था। द रजिस्टर्ड पर्सन सेल, सॉरी अभी 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 ये वो बता रहे हैं, द रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी एलिजिबल टू ऑप्ट स्कीम, सब सेक्शन 1 ऑप्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी कब है, ये सारे कंडीशंस है। ये किसके लिए अभी, मैं अभी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए चल रहा है, 1.5 करोड़ वाले के लिए बता रहा है। अभी पहला क्या क्या है, सेम एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो ये पहले क्या लिखा हुआ था कि जो गुड्स में था, तो वो 1 रुपए का भी वो नहीं दे, लेकिन देखो लिखा हुआ है, यही मतलब है ना, ही इज नॉट इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट उन्होंने प्रोवाइजर डाल करके क्लियर कर दिया।
कि आप 10% तक सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं। 10 से जैसे ही ऊपर हुआ आउट। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेबिएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। अगर कोई ऐसा गुड्स की कर रहे हो टर्नओवर जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अब जीएसटी नहीं लगता तो कंपोजिशन क्यों लोगे भाई, बाहर हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, दिस इज अ प्रॉब्लम। देखो वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। वही छोटा मोटा है, आसपास ही कर लो। हाँ मतलब विद इन स्टेट करोगे आप, या जिस स्टेट में हो आप वहां पे एक और रजिस्ट्रेशन लेके करो। इंटर स्टेट सप्लाई मना कर दिया। अगर इंटरस्टेट कर दी तो फिर रेगुलर में आओ। हाँ अच्छा। अगर वो अपना बाद में सोचे बिजनेस बढ़ाऊं बाहर भी दूं तो रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कहता है भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे कैलकुलेशन रख पाओगे। नेक्स्ट, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप मीशो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप सप्लाई नहीं कर सकते, ई कॉमर्स से मना कर दिया उन्होंने साफ साफ। ठीक है, he is not a manufacturer of the such goods as may be benefited by the government of the, he is not a manufacturer of such goods। देखो इसने 3-4 गुड्स के लिए मना किया हुआ है, लाइक पहला आइसक्रीम, दूसरा मसाला प्रोडक्ट पान मसाला, और आई थिंक तीसरा टोबैको। मैं देख के बताता हूँ, मुझे ध्यान आगे आ जाएगा। 3 चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, पहला आइसक्रीम, दूसरा पान मसाला। अगर आप इसके प्रोड्यूसर हो, इसके मैन्युफैक्चरर हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। Then you have to take regular. Yes, then you have to take regular, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो। He is neither a casual taxable person nor a resident taxable person. He is neither a casual taxable person. He is neither a casual taxable person और नॉन अ टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल पर्सन टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग बता देता हूँ, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग बता देता हूँ। आ जाओ पहले ऊपर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में पहुंचो एक बार, कहाँ पे 30 नंबर पे ऐसा। ये देखिए पढ़िए, इसकी मीनिंग क्या है पहले मैं समझा देता हूँ फिर पढ़ लेते हैं। देखो ये कहता है कि आप दिल्ली में रजिस्टर हो, सॉरी दिल्ली नहीं, आप सपोज करो यूपी में रजिस्टर हो, ऑलरेडी रजिस्टर, मैंने पहला कंडीशन क्या बता रहा हूँ, ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर हो, और किसी अन्य स्टेट में, अदर स्टेट में जहां पे आप रजिस्टर्ड नहीं हो, वहां पे आपको 90 डेज से कम या 180 दिन से कम दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। बोलोगे सर ऐसा कब केस आता है? आता है दिल्ली प्रगति मैदान ट्रेड फेयर लगा, अब वहां पे आप साड़ी बहुत अच्छा बनाते हो, जो कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत बेचते हो, दिल्ली में बेच, आप आते हो ट्रेड फेयर में, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको देते हो कार्ड, ये लो जी हमारा ये शॉप उत्तर प्रदेश में यहाँ यहाँ पे है, साड़ी देखते कहते बाकी में बढ़िया है जी। ट्रेड फेयर में तो जी मैं 10 साड़ी लेके आया था 100 पीस में, यहाँ तो मैं 2-4 बेच सकता हूँ, अगर बाकी माल चाहिए तो आप वहां से ले लो, पॉसिबल है। बाइक एक्सपो होते हैं, कार के एक्सपो होते हैं, बहुत सारे ट्रेड फेयर होते हैं जहाँ पे लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। तो क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? ये आंसर इज यस। आप कैसे बेचोगे, कैसे बेचोगे? अगर आप एक एक स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, देन अदर स्टेट में आप कैसे बेचोगे? तो कोई ना कोई कोई ना कोई स्टेट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन चाहिए, सॉरी जिस स्टेट में इवेंट हो रहा है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर आप पूरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो फिर हमेशा आप लोग रिटर्न फाइल करते रहोगे, दैट इज नॉट यूजफुल। तो आप एक सर्टेन टाइम के लिए आप लोग एक रजिस्ट्रेशन लेते हो, कम टाइम के लिए। लेकिन इसके एक ये है कि आप प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको आपके एस्टिमेटेड टर्नओवर पहले पता लगना कि आप इस 10 दिन के मेले में कितने रुपए का सामान बेच लोगे, और उसके बाद टैक्स कितना आएगा वो पहले पे कर दो, पहले पे कर दो, देन हम आपको क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन देंगे। ठीक है, तो मतलब इस केस में नॉर्मली ये होता है कि आपको आपको सप्लाई का एस्टिमेट लगाना है, उसके बाद उस पर एडवांस टैक्स पे कर देना है, देन आपको उसका रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ये होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पढ़ लीजिए अब क्या कहता है। Casual taxable person means a person who occasionally undertake transactions involving supply of goods or services or both in a course and furtherance of business, whether as a principal agent or any other capacity in the state or union territory where he has
नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? दोबारा बताऊं यार, क्लियर है? मतलब कोई एक कहीं पे भी एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ बंदा है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया हुआ है टैक्सेबल पर्सन ने, और उसको किसी और स्टेट में जहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो फिक्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट उसको रजिस्ट्रेशन लेना है वहां पे, नॉर्मली 2 4 10 दिन के लिए पहले 90 दिन, अभी आगे जब सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन आई थिंक 25 26 में एलोबरेट किया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस में। तो उसमें बोला है कि 90 डेज तक तो ऑफिसर देते हैं, फर्दर 90 डेज चाहिए तो उनको एडिशनल अप्रूवल चाहिए होता है कमिश्नर से, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से, देन आपको फर्दर 90 डेज दे देते हैं, लेकिन टैक्स एक्स्ट्रा पे करा लेते हैं पहले तब। ठीक है, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे मिलता है एडवांस टैक्स पे करके। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर कंपोजिट में अगर आप ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको कंपोजिट सप्लाई नहीं मिलेगी, कंपोजिशन लेवी में आप नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्या था, नॉन टैक्सेबल पर्सन, ये था ना, देखना। Resident taxable person. नॉन रेजिडेंट मतलब जो हमारी एम्बेसीज वगैरह वाले नहीं होते, बाहर से जो इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहते हो, वो होता है। हाँ ये रहा, कहीं अलाउ नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मींस एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड whether as a principal or agent in any other capacity but who has no fixed place in India। देखो वहां क्या था, वहां पे स्टेट लिखा हुआ था, यहाँ क्या था, इंडिया लिखा है। इस केस में भी फ्यू डेज के लिए मिलता है रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई आउट ऑफ इंडिया से बंदा इंडिया में आके कुछ दिन के लिए बिजनेस करना चाहता है तो उसको पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके केस में इनको यूआईएन नंबर मिलता है, रजिस्टर नंबर नहीं मिलता, यूआईएन नंबर मिलता है इस केस में। यूआईएन बाहर के होता है ना, इनके पास पैन नंबर तो होता नहीं, यूआईएन नंबर दिया जाता है। जो स्टेट वाला है वो वहीं के बिल काटेगा अपने, जैसे यूपी का गया है दिल्ली में तो यूपी के बिल नहीं, दिल्ली का काटेगा। काटेगा, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, हाँ बिल्कुल, बिल बुक छपानी पड़ेगी। आजकल बिल बुक क्या होता है, टैली में एक्सेल बना देते हैं बिल, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक? प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन registered person are having the same permanent number, the registered person shall not be eligible to opt the scheme one unless all such registered person opt to pay tax under such subsection। ये कह रहा है कि अगर आपका हर एक स्टेट में 3 4 स्टेट्स में आपके पास रजिस्ट्रेशन ले रखा ऑलरेडी आप लोगों ने, तो ऐसा नहीं कि एक स्टेट में बोलोगे मैं नॉर्मल टैक्स पे करूंगा, एक में बोलूंगा कंपोजिशन पे करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? मतलब अगर आपने एक जीएसटी नंबर पे कंपोजिशन ऑप्ट किया है तो आप अदर पे भी कंपोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करेंगे, ये चीज क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो कंपोजिशन ले लेते हैं, मुंबई में नॉर्मल टैक्स पे करेंगे, उत्तर प्रदेश में कंपोजिशन ले लेते हैं, ऐसा नहीं, एक कंपोजिशन सारा कंपोजिशन, एक नॉर्मल सारा नॉर्मल। पैन भी हाँ पैन में इस वजह से वो एग्रीगेट तो वो वैसा बन जाएगा। जी। ठीक है जी। अब तक जो हम पढ़ रहे थे डेट इज सप्लाई फॉर गुड्स के लिए था, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, राइट? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 2A, ये देखो क्या लिखा है, 2 ये बाद में इंसर्ट किया गया था, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, लिमिट 50 लाख, मुझे 60 की याद था, पता नहीं, चलो ठीक देख लेंगे। Notwithstanding anything contrary content in this act but subjected to the provisions of 3 4 section 9, a registered person not eligible to opt pay tax under section 1 or subsection 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh। देख लेते क्या पता इसकी भी लिमिट बढ़ाई गई हो, मुझे पता नहीं क्यों 60 लाख याद आ रहा है। चलो फिलहाल 50 लाख से आप पढ़ लेते हैं। इस केस में कितना टैक्स पे करना है आपको, @3% ईच, मतलब 6%। ठीक है, कितना पड़ेगा, an amount of tax calculated at such rate as we prescribe but not exceeding 3%।
of the turnover in state or turnover in union territory if he is not engaged in making any supply of goods or services which are not liable to tax under section। भाई जिस पर टैक्स नहीं लगता, मतलब ये कह रहा है कि ये इसके लिमिटेशन बता रहा है। मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता तो कंपोजिशन क्यों लोगे? इंगेज इन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड पे डील कर रहे हो तो भी नहीं ले सकते। ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो भी नहीं ले सकते। अगर आप मैन्युफैक्चर हो किसी चीज की जो गवर्नमेंट ने मना किया है तो भी नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट तो भी नहीं ले सकते। ठीक है जी, वही ऊपर वाली सारी कंडीशंस उठ के आ गई है। प्रोवाइडेड एट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट नंबर, वही चीज है कि एक में अगर आपने क्या ले रखा है कंपोजिशन, तो सब में कंपोजिशन लोगे, एक में नॉर्मल तो सब में नॉर्मल ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक में हम वो लेंगे नॉर्मल और एक में हम क्या क्या लेंगे कंपोजिशन, ऐसा अलाउ नहीं। द ऑप्शन अवेल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 shall lapse with effect from the date on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the limit। कह रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से नीचे था तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल थे, लेकिन जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में लिमिट क्रॉस होगी तो आप नॉर्मल में आ जाओ। सपोज करो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मेरा 1.5 करोड़ से 24-25 में, अब तो 25-26 में आ गए, अप्रैल में आ गए, तो 24-25 में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे था, 1 करोड़ 40 था, तो मैं करंट ईयर में भी कंपोजिशन के एलिजिबल हूँ। सपोज करो जनवरी 2026 में 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाता हूँ, क्रॉस किया तो क्या मिला? रेगुलर में आ जाएंगे सीधे। यस, जिस दिन आप क्रॉस किए उस दिन से आप नॉर्मल में आ जाओ, लिमिट क्रॉस होते ही। नेक्स्ट, a taxable person to whom the provisions of subsection 1 apply shall not collect any tax from the recipient। बोल दिया ना इसने कि टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा जो भी कंपोजिशन में है, और नॉर ही इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ना ही वो टैक्स कलेक्ट करेगा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। If the proper officer has reason to believe that the taxable person has paid tax under subsection 1 or subsection 2 as the case may be despite not being eligible, कह रहा है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि सेक्शन 10 के लिए एलिजिबल ही नहीं था, मतलब कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं था, फिर भी आप कंपोजिशन पे किए जा रहे हो, पे किए जा रहे हो, पे किए जा रहे हो, तो वो आपका केस खोलेगा सेक्शन 73-74 में और पेनाल्टी इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लगाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे चले आप। अब इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन को यहाँ पे बताया, क्या क्या चीज डेफिनेशन है क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा एलोबरेट किया इन्होंने। देखो इतने सारे अमेंडमेंट आए इसमें, इतने सारे अमेंडमेंट है। चलो अब ऊपर पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंस है। फॉर द पर्पस ऑफ फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर shall include the value of supply made by such person from 1 April financial year up to the date when it becomes liable to registration under this act, but shall not include the value of exempt supply। हटा दिया इन्होंने। Provided way of interest deposits, ये चीज हटा दी। Explanation 2, for the purpose of determination of the tax payable by a person under this section, the expression turnover in state, turnover in the union territory shall not include the value of following supply: supply from the first day April एंड एग्जाम सप्लाई वो नहीं करेंगे, वो वही चीज बोल रहा है बार बार। ठीक है जी, ये अमेंडमेंट के रेफरेंस दे रखे हैं। मेरे को 1 सेकंड और दे दो, मैं आपको बता देता हूँ तीसरा कौन सा था। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बता दूं तो जो लिमिट है, लिमिट क्या है 1.5 CR फॉर गुड्स, 75 लाख वो जो स्पेशल कैटेगरी है ना, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मेघालय वगैरह जो पहाड़ी एरिया होता है, हाँ, तो उनके लिए। और सप्लाई और सर्विस की लिमिट कितनी है? 50 लाख। रेट कितना है? 0.5% एंड 2.5%, मतलब 1% एंड 5%। 1% किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के लिए, और ये किसके लिए? रेस्टोरेंट के लिए। ठीक है, 50 लाख इस पे कितना लगता है? 3% और 3%, मतलब टोटल कितना हो गया? 6%। क्लियर है? ठीक है, उस केस में क्या फाइल कौन सी होती है? CMP 04 से आप क्या पे करते हो? टैक्स। एंड GSTR 4 फाइल होती है अभी अप्रैल में, साल में एक बार फाइल होती तो ये CMP 04 ये क्या चीज है। है? चालान होता ये चालान है। है, पेमेंट
चालान बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों केसेस में आता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको टैक्स इनवॉइस का क्या पे करोगे? बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, क्या करोगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। क्लियर है? आपको आउटपुट अपने जेब से पे कर, कलेक्ट नहीं करोगे, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इंटरनेट से सप्लाई नहीं कर सकते, ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जाम सप्लाई रिलेटेड टू डिपॉजिट्स लोन वगैरह नहीं आता है। क्लियर है? डन। आगे। इसको साल में एक बार बस रिटर्न करना है जीएसटी। हाँ, साल में। मंथली वाले, मंथली कोई क्वार्टरली मंथली, वाला कोई कोई मंथली पता नहीं, नहीं कोई है। झंझट नहीं है। एक बात तो, गवर्नमेंट चाहती है कि जो सप्लायर है ना, डेट इज ए स्मॉल टैक्स पेयर। अगर एक स्मॉल टैक्स पेयर में मान लो कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता होगा? ट्रेडिंग में कितनी परसेंटेज हो जाती है? 10 नहीं 20%। बुक्स भी नहीं बनती। तो 1.5 करोड़ में अगर 10 लाख का बंदा कमा ही लेता है, 15 लाख कमा ही लेता है, तो फिर बोलता है वो कहाँ अपना सीए हायर करेगा, कहाँ रिटर्न फाइल करेगा, कहाँ अकाउंटेंट रखेगा? कहता है एस्टिमेटेड मोटा मोटा देख लो कितना सेल किया। सेल तो सबको पता रहता है, कितना बेचा है। कहता है जितना सेल है उसका 1% पे कर दो, 2% पे कर दो, 3% पे करो, मतलब जैसे जैसे है। बुक्स बनाने की कोई झंझट ही नहीं है। इनकम टैक्स भी बोलता है कि अगर 2 करोड़ तक का टर्नओवर है अपना, तो बुक मत बनाओ, कंपोजिशन 1.5 करोड़ का 8% प्रॉफिट घोषित करो और उस पर टैक्स पे कर दो। इनकम टैक्स भी ये बोलता है। नहीं तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑलरेडी अप्लीकेबल तो होता ही होता है, लेकिन कहता है अगर 2 करोड़ तक का टर्नओवर है आपका, शायद आप लिमिट 3 करोड़ कर दी कि 3 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आप एक काम करो, 44 AD में 8% या 6%। 6% किस केस में? अगर सारा का सारा टर्नओवर आपका बैंक चेक से हुआ है, मतलब कैश में नहीं हुआ है, किसी भी मोड अदर देन कैश मोड में किया गया है आपका ट्रांजेक्शन, तो आप ये कर सकते हो। पर मेरे को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जैसे हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हमें इनकम टैक्स भी पे करना, मतलब हाँ हाँ, वो भी करना। वो जीएसटी तो वो आप भी थोड़ी, करना है। जीएसटी आप थोड़ी पे करते हो, आप तो कलेक्ट करके पे करते हो जीएसटी। आप अपने जेब से थोड़ी दे रहे हो जीएसटी। हाँ, अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, बट गवर्नमेंट के पास जा रहे गुड्स और सर्विसेज का, बट जो हमारी इनकम है हाँ उस पर हमें इनकम टैक्स भी पे हाँ, करना, ये भी करना। वो अलग है। जीएसटी आप अपने जेब से पे नहीं कर रहे। अल्टीमेट जब तक आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आप तुम कलेक्ट कर रहे हो और देन पे कर रहे हो, वो आपका है ही नहीं पाता। हाँ ठीक। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, 100 करोड़ का सामान बेचा, उससे प्रॉफिट 2 करोड़ का हो, तो 2 करोड़ पे टैक्स पे करना है। मेरा जीएसटी 100 करोड़ पे कलेक्ट करके पे करना है। 100 करोड़ पे कलेक्ट करके देन पे करना है। कलेक्ट नहीं करेगा तो आपकी लाइबिलिटी पे करनी है। और एक बार इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। है। ये तो तुम्हें बेनिफिट दिया गया है भाई। अगर मान लो कि 1% जो पे कर रहे हो, 1% खर्चा लगा, इस चीज को मैनेज करने के लिए अगर एक अकाउंटेंट रखोगे, अकाउंटेंट की सैलरी जाएगी, फिर सीए हायर करोगे, क्योंकि अकाउंटेंट तो गलती करते ही करते हैं, सीए उसके ऊपर होता है उसको रिव्यू करने के लिए, तो सीए की कॉस्ट आएगी। फिर एनुअल फाइलिंग करोगे, वो तो करते हैं। तो उस कॉस्ट से तो सस्ता ही है ये। वो तो करते हैं। ये एग्रीगेट जिससे बोल रहा है कि एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट क्यों निकालो? सिंपल, सबको पता होता है कि मेरा टर्नओवर कितना है। किसको नहीं पता? बिजनेसमैन को। जो बिजनेसमैन उसको ये नहीं पता होगा मैंने सेल कितने का किया है। वो बुक्स ही